हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि जिससे आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में एक सवाल करीबन ज़रूर है, दो सवाल भी आ सकता है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने हैं। आज हम लोग लेकर आ रहे हैं आपको एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस, और रिडॉक्स रिएक्शंस में भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल की होता क्या है? व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? अगर आपसे पूछा जाए गैल्वेनिक सेल क्या है, तो गैल्वेनिक सेल एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें आप स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। मतलब इसमें आप क्या कराते हैं? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब वो रिएक्शन अपने आप हो जाती है, और ये रिएक्शन जो अपने आप हो रही है, इसमें क्या होता है? बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का कंडीशन क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी जो होता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, इसके वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें आप स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन करा रहे हैं। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब वैसा रिएक्शन जो अपने आप हो रहा है, और अपने आप होने के दौरान कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वैसे रिएक्शन को, वैसे हम लोग सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कराना है हमको। जब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर हम इसको एकदम साधारण भाषा में बताएं आपको, तो संक्षेप में आपको बता सकते हैं, बहुत आसान भाषा में बता सकते हैं कि भैया केमिकल एनर्जी थी, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब केमिकल एनर्जी थी, कोई आपका सब्सटेंस स्टोर्ड था, उसके बाद उसने क्या किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से मिला, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से मिला, रिएक्शन चालू हो गया। रिएक्शन चालू हुआ, ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है। ये रिएक्शन अपने आप होने का मतलब क्या है? इसमें कुछ ड्राइविंग फोर्स रहा होगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी रिलीज जो है दैट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये सारा काम किस सेल में हो रहा है? गैल्वेनिक सेल में। तो हमारा टॉपिक जो है वो यही होने वाला है, गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, साइमल्टेनियसली होगा। इसमें होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। या इस सेल में हम लोग क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से गैल्वेनिक सेल में हो क्या रहा है, क्या चीज आपको हो रही है और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इस बारे में आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इस चीज का बेसिस क्या है, कैसे सोचा गया है, इस बारे में एक बार मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। तो मान लीजिए एक कंटेनर है, एक फ्लास्क है, समझेंगे? फ्लास्क के अंदर आपने क्या डाला है? CuSO4 एक्वस। इसमें क्या है? Cu2+ आयन है, बेसिकली आप देख रहे हैं ध्यान से, और ये होता है ब्लू कलर का, राइट? और इसमें मैंने क्या डाला? जिंक रॉड डाला, करेक्ट? और थोड़ी देर के लिए ये डाल के छोड़ दिया। समझेंगे बात को? मैंने क्या डाला है इसमें? जिंक रॉड डाला है। जिंक रॉड डाला है किस सॉल्यूशन में? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन है, जिसके वजह से सॉल्यूशन का कलर होता है वो किस कलर तरह का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। अब मैंने इसको छोड़ दिया। जब छोड़ा तो कुछ समय बाद जब मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है ये मैं एक बार बताता हूं आपको। तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये आपका कंटेनर रहने वाला है, इसके अंदर जो जिंक रॉड था उसका मास थोड़ा बहुत घटने वाला है, जिंक रॉड का मास थोड़ा बहुत घटने वाला है। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां पर दिखेंगे आपको रेडिश ब्राउन कलर के, और आप क्या देखेंगे, ब्लू कलर जो होगा ये फेड कर जाएगा। फेड मतलब धीरे धीरे ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का वो खत्म हो जाएगा। तो समझेंगे बात को, हो क्या रहा है यहाँ पे, एक कंटेनर आपने लिया, कंटेनर के अंदर क्या था, CuSO4 सॉल्यूशन था, CuSO4 का कलर होता है ब्लू। अब आपने इसमें क्या डाला, एक रॉड डाला है जिंक का, करेक्ट। तो धीरे धीरे आप समय के साथ क्या देख रहे हैं कि जिंक रॉड का जो मास है, जिंक रॉड का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिंक रॉड का मास है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इसके साथ और क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं आप, तो कुछ पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं रेडिश ब्राउन कलर के, कुछ पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं रेडिश ब्राउन कलर के। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं आप, ब्लू कलर जो होता है सॉल्यूशन का, ब्लू कलर जो ओरिजिनली था सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके अलावा चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो राइज किया। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो इसका आपने टेम्परेचर मेजर किया वो इसके टेम्परेचर से कंपैरेटिवली इसका टेम्परेचर हायर था। तो ये कुछ चार चीजें हमें ऑब्जर्व हुई। क्या चार चीजें ऑब्जर्व हुई, एक जिंक रॉड का मास घटा, दूसरा रेडिश ब्राउन कलर के आपको पार्टिकल्स मिले, तीसरा ब्लू कलर जो ऑलरेडी था सॉल्यूशन का वो उसका अमाउंट घटा, ब्लू कलर फेड किया। चौथा क्या चीज मिला, चौथा चीज मिला टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ा, आपको कंपैरेटिवली इनिशियल से हायर टेम्परेचर मिला जब ये काम हो चुका है। तो समझेंगे बात को, यहां पर ये सिचुएशन हमने रखा था, समय के साथ हमको ये सिचुएशन मिला। क्या मैंने कोई काम किया है ये काम कराने के लिए, ये रिएक्शन कराने के लिए, ये चेंज कराने के लिए मैंने कुछ किया है क्या एडिशनली? मैंने क्या किया, CuSO4 सॉल्यूशन लिया और उसमें जिंक का रॉड डाल दिया। इसके अलावा कोई मेरा योगदान, कैसा भी योगदान है मेरा तो बताइए। नहीं, मैंने सिर्फ क्या किया, CuSO4 सॉल्यूशन में Zn जिंक रॉड को डाल दिया, करेक्ट। मतलब ये जो भी चेंजेस हुए हैं, जैसे भी चेंजेस हुए हैं ये अपने आप हुए हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जितने भी चेंजेस है कैसे हुए हैं, अपने आप हुए हैं। और यही होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यही होता है स्पॉन्टेनियस चेंज, वैसा चेंज जो अपने आप हो जाए, जिसमें आपको अतिरिक्त रूप से बाहर से कुछ और तरह से आपको सपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, ये होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, एक स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है, एक स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है जिसके वजह से मास ऑफ जिंक रॉड घट रहा है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड कर रहा है, रेडिश ब्राउन कलर जो आपको अपीयर हो रहा है, और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब समझेंगे बात को, इसके आगे इसके रीजन क्या क्या है। जो अभी मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताए उसके रीजन क्या क्या है ये समझेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा, जिंक के बारे में सोचे तो जिंक रॉड था, ये कहां था, रॉड में था, ये Zn2+ बन के सॉल्यूशन में जा रहा होगा और इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
तो हम लोग बोल सकते हैं जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक रॉड में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में जा रहा है, जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन में जा रहा है। मतलब ये चीज बहुत जेन्युइन है कि मास ऑफ जिंक रॉड इसलिए घटना चाहिए, क्योंकि जिंक रॉड से जिंक निकल के सॉल्यूशन में जा रहा है तो मास ऑफ जिंक रॉड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। वो चीज हमको ऑब्जर्व भी हो रही है। क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला भी चाहिए। तो यहां पर दूसरा काम क्या हो रहा है, जो Cu2+ था जिसके वजह से कलर ऑफ सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, जो ये Cu2+ था जिसके वजह से कलर ऑफ सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर सॉलिड बना लिया। अब कॉपर आप सबने देख रखा होगा लगभग रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जो आपका कॉपर होता है वो लगभग रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ब्लू कलर का Cu2+ आयन होता है। तो क्योंकि Cu2+ आयन आपके सॉल्यूशन से धीरे धीरे क्या बना रहा है, कॉपर मेटल बना रहा है, तो रेडिश ब्राउन पार्टिकल का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ब्लू कलर धीरे धीरे घटता जाएगा। यही रीजन है ब्लू कलर फेड हो रहा है, क्योंकि Cu2+ धीरे धीरे घट रहा है। क्योंकि Cu सॉलिड बढ़ रहा है, Cu कॉपर सॉलिड बढ़ रहा है, कॉपर मेटल बन रहा है, तो आप बोलेंगे कि रेडिश ब्राउन पार्टिकल आ रहे हैं सिस्टम में। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो कभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसके साथ रिडक्शन का होना जरूरी है। बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं हो सकता है, बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। दोनों प्रोसेस का साथ में होना जरूरी है और जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लूज करना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन करना चाहिए। यही रिडॉक्स रिएक्शंस की थ्योरी है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है। अब रिजल्टेंट जब आप देखेंगे तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस। कैसा है रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस होने का क्या क्या कंडीशन होता है, हम अगर याद करें थोड़ा बहुत, हमें थर्मोडायनेमिक्स की चीजें याद हों, तो स्पॉन्टेनियस की 2 ही कंडीशंस होते हैं। एक जो डेल्टा एच होता है, जो एनर्जी चेंज होता है, जो एंथैल्पी चेंज होता है, वो नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। जो डेल्टा एस होता है सिस्टम का, जो डेल्टा एस होता है सिस्टम का, वो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। एस बढ़ना चाहिए, डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर आपको मिल जाएंगे तो आपका 100% प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ये दोनों कंडीशन आपको मिल जाएंगे तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। इस चीज को हम लोग कोरिलेट करते हैं डेल्टा जी से। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है। अब समझेंगे बात को। जब ओवरऑल हम प्रोसेस देखें, जब हम ओवरऑल प्रोसेस देखेंगे तो आप दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे जिंक ने क्या दिया? Zn2+ aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर ने क्या किया? Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना लिया। तो इफेक्टिवली क्या देखा आपने, क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है जिसमें जिंक सॉलिड Cu2+ से मिलकर Cu सॉलिड बना रहा है और Zn2+ बना रहा है। ये इफेक्टिव रिएक्शन है। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, दोनों सॉलिड, यहां पर ये एक्वस, ये एक्वस। तो इफेक्टिवली रिएक्टेंट में जितना सॉलिड है प्रोडक्ट में भी उतना ही सॉलिड है, रिएक्टेंट में जितना एक्वस है प्रोडक्ट में भी उतना ही एक्वस है। ना रिएक्टेंट साइड कोई गैस है ना प्रोडक्ट साइड कोई गैस है, ना रिएक्टेंट साइड कोई गैस है ना प्रोडक्ट साइड कोई गैस है।
तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि नेट इंट्रोपी चेंज जो होगा, नेट इंट्रोपी चेंज जो होगा वो लगभग लगभग जीरो के आसपास रहेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जीरो ही होगा, लेकिन नेट इंट्रोपी चेंज जो होगा वो लगभग लगभग जीरो के आसपास रहेगा, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस में जो इंट्रोपी होती है, रैंडमनेस होती है, वो ज्यादा होती है। अगर गैस प्रोड्यूस हो रहा होता तो हम कॉन्फिडेंस से बोलते कि हाँ यहां पे इंट्रोपी बढ़ रही है। अगर गैस रिएक्टेंट में होता और प्रोडक्ट में ना होता तो हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते थे कि इंट्रोपी घट रही है, लेकिन ना हमको गैस इधर मिल रहा है ना हमको गैस इधर मिल रहा है, तो रिजल्टेंट हम नेट इंट्रोपी का चेंज क्या बोलेंगे? हम कुछ खास नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि इंट्रोपी चेंज लगभग लगभग नेग्लिजिबल मिल रहा है। करेक्ट? और आपको क्या चाहिए? स्पॉन्टेनिटी चाहिए। क्या चाहिए? स्पॉन्टेनिटी चाहिए। अपने आप होने का कंडीशन क्या है? डेल्टा जी नेगेटिव। ये आपका इक्वेशन होता है। अब डेल्टा एस आप क्या देख रहे हैं? नियरली जीरो, लगभग लगभग जीरो। तो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने वाला क्या होगा? डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने वाला क्या होगा? डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अरे भैया जब ये जीरो है, डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन अपने आप हो रहा है। रिएक्शन अपने आप हो रहा है, आप कुछ उसमें कर तो नहीं रहे हैं। रिएक्शन कैसा हो रहा है? अपने आप हो रहा है। जब रिएक्शन अपने आप हो रहा है, दैट मींस डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए इसका योगदान नहीं है, कुछ खास योगदान इसका है, तो डेल्टा एच को नेगेटिव ही होना पड़ेगा। और डेल्टा एच का नेगेटिव होने का मतलब है एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच के नेगेटिव होने का मतलब है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जब ये प्रोसेस हो रहा होगा, जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है? प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और जब एनर्जी रिलीज होगा तो भैया टेम्परेचर तो बढ़ाएगा ना। जब एनर्जी रिलीज होगा तो टेम्परेचर तो बढ़ाएगा ना। तो मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कौन बना रहा है? एक्सोथर्मिक नेचर, अपने आप होने की टेंडेंसी। इस चीज को क्या बना रही है? एक्सोथर्मिक बना रही है। इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक, इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कौन बना रहा है? डेल्टा एच बना रहा है, एक्सोथर्मिक नेचर बना रहा है। जब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक आप देख रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही होगी, हीट रिलीज हो रही होगी जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर, आसपास का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही चीज हमको ऑब्जर्व भी हुआ था। क्या ऑब्जर्व हुआ था? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, चारों का आपको पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये सारे ऑब्जर्वेशंस क्यों हुए? जिंक का मास क्यों घटा? क्योंकि जिंक सॉल्यूशन में गया। जिंक का मास क्यों घटा? क्योंकि जिंक सॉल्यूशन में गया। ब्लू कलर क्यों फेड होने लगे? क्योंकि Cu2+ आयन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। Cu2+ आयन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। यहां पे रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल्स क्या अपीयर हुए? कॉपर मेटल बनने लगा, कॉपर सॉलिड बनने लगा, जिसके वजह से ये रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स मिले। उसके अलावा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि जो ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, ये जो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? एनर्जी रिलीज होना। इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? आपको कुछ एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी अपने आप निकल रही है। और क्योंकि एनर्जी निकल रही है तो आप भैया आसपास का टेम्परेचर तो बढ़ाएगा, वही काम यहां पे ये कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस चीज में। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब भैया जिस सामान में, मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो रिडक्शन हो रहा है, जिस सामान का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस सामान का रिडक्शन हो रहा है, उन दोनों सामान को हमने एक साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में डाल दिया है, एक साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में डाल दिया है। ये चीज हम यहां पे देख रहे हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी टाइप से रिएक्शन को कराए जाने को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इससे हमको एक जनरल नेचर पता चलता है, ये रिएक्शन करा के हमको एक नेचर पता चलता है। जिंक के बारे में कुछ नेचर पता चल जाता है, कॉपर आयन के बारे में कुछ नेचर पता चल जाता है। तो एक बार वो जो भी नेचर हमको समझ में आया है, एक बार हम कोरिलेट करके लिख लेते हैं।
ताकि आगे की चीजें समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो। तो नेचर हमने क्या देखा, जिंक के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, जिंक हैज नेचुरल टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। जिंक की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की। इसी तरह से Cu2+ के बारे में क्या बोलेंगे, Cu2+ हैज नेचुरल टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। और जब इन दोनों को एक साथ डाल के दोनों की टेंडेंसी को यूज कर लिया जाता है, इन दोनों को साथ में डाल के दोनों की टेंडेंसी को यूज कर लिया जाता है, मतलब Cu2+ को रिड्यूस करा दिया जाता है, Zn को ऑक्सीडाइज करा दिया जाता है, तो ये काम अपने आप होता है। अपने आप होने के कारण से एनर्जी रिलीज होती है, करेक्ट। और इसी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इस चीज में नहीं होनी चाहिए। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cu2+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझेंगे बात को, एनर्जी रिलीज हो रही है। अभी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या देखा, एनर्जी रिलीज तो हुई, लेकिन क्या उसका कोई इस्तेमाल कर पाए हम, नहीं कर पाए। जो रिलीज एनर्जी थी उसने क्या किया, जो रिलीज एनर्जी थी उसने क्या किया भैया, सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। जो सराउंडिंग में सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? लेकिन क्योंकि यहां पे ये चेंज अपने आप हो रहा है, एनर्जी अपने आप रिलीज हो रही है, तो क्या हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं? क्या हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं? जी हां, हम उस एनर्जी को यूज करते हैं। और यहां पे जो केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रहा है, यहां पे जो केमिकल एनर्जी थी, जो सिंपल एज हीट रिलीज हो रही थी, जो केमिकल एनर्जी थी जो सिंपल एज हीट रिलीज हो रही थी, वो कन्वर्ट कर लेंगे अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इसको कराएंगे कुछ ऐसे तरीके से कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, जो एनर्जी बन रही है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आपको दे पाए। तो अब हम लॉजिक को लेकर आते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको लॉजिक, आपके लॉजिक को लेकर आते हैं। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में जो हमने कंक्लूजन देखा, कंक्लूजन क्या देखा भैया, जिंक की टेंडेंसी अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की है। दूसरा कंक्लूजन क्या देखा, Cu2+ की टेंडेंसी अपने आप को रिड्यूस करने की है। और दोनों काम जब होते हैं तो भैया एनर्जी रिलीज होती है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों काम अलग अलग से कराएंगे। एनर्जी जो रिलीज होगी उसको एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेंगे। तो समझेंगे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर रिएक्शन समझ में आ गया तो पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल एक साथ समझ में आ जाएगा। अगर ये जो मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, ये जो एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं, ये समझ में आ गया, पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल का थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारा आप एक बार में बना सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग एक और क्लास लेकर आएंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल सवाल है वो सारे के सारे इस एक्सपेरिमेंट से आपके बन सकते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। एक सेल लिया हमने, उसमें हमने क्या किया, जिंक रॉड डाला, सॉल्यूशन में क्या डाला, ZnSO4 एक्वस डाला। कोई दिक्कत है इस चीज में? हमने क्या किया, जिंक रॉड लिया है, उसको उसी के सॉल्यूशन में डाला है। जिंक रॉड लिया है और उसको उसी के सॉल्यूशन में डाला है। अब ये बताइए जिंक की नेचुरल टेंडेंसी क्या थी, जिंक की नेचुरल टेंडेंसी क्या थी?
तो जिंक की नेचुरल टेंडेंसी थी खुद को ऑक्सीडाइज करने की और सॉल्यूशन में जाने की। जिंक की नेचुरल टेंडेंसी क्या थी? खुद को ऑक्सीडाइज करने की और सॉल्यूशन में जाने की। तो अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जिंक क्या होगा, Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रंगीन दिखेगा और सुंदर लगेगा। Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा। मतलब यहां पे चल क्या रहा है, जिंक सॉलिड जो है वो Zn2+ एक्वस बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। करेक्ट भैया, जिंक 2+ का तो समझ में आया, वो सॉल्यूशन में जा रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? तो जेन्युइन सी बात है, ये कहां पे रहने हैं? मेटल में रहने। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे रहने हैं? मेटल पे रहना है। समझेंगे बात को। जिंक की नेचुरल टेंडेंसी है सॉल्यूशन में जाने की, वो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कोई नहीं है, तो कहां जाएगा? मेटल में रहेगा। कोई दिक्कत है? तो यहां पर हम क्या क्या चीजें समझ रहे हैं ये चीज देख लेंगे। सबसे पहला कंक्लूजन, मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जिंक मेटल जो है वो खुद ऑक्सीडाइज करके सॉल्यूशन में जा रहा है। तो भैया मास ऑफ जिंक रॉड क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। करेक्ट। दूसरा चीज, प्लस चार्ज इज जनरेटेड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? प्लस चार्ज जनरेट होना चाहिए। ऐसा क्यों? समझेंगे बात को। पहले हमने क्या यूज किया था? ZnSO4 यूज किया था। मतलब अगर मैं इनिशियल कंडीशन लूं तो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? SO4 2- के बराबर होगा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसका अमाउंट जो है बढ़ता जा रहा है। Zn2+ का अमाउंट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो उसके वजह से सॉल्यूशन पे ओवरऑल कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो हम ये बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। करेक्ट। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव चार्ज इज जनरेटेड ऑन मेटल, जिसको हम आगे जाके इलेक्ट्रोड बोलने वाले हैं। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज कहां जनरेट हो रहा है? मेटल पे हो रहा है। यहां पर आप ध्यान से देखें, क्योंकि जिंक आयन सॉल्यूशन में जा रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पे बच रहा है? मेटल पे बच रहा है। तो मेटल पे कैसा चार्ज जनरेट होगा? समय के साथ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये चीज क्लियर हुई। अब यहां पे ओवरऑल जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन जब भी होता है कहां पर होता है? एनोड पे होता है। ऑक्सीडेशन जब भी होता है कहां पर होता है? एनोड पे होता है। तो इस रॉड को हम क्या बोलेंगे? इस रॉड को हम लोग बोलेंगे एनोड। आप समझेंगे बात को। बहुत बच्चे यहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं भी आपको एकदम क्लैरिटी से दे देता हूं। याद रखेंगे, आपको खुद का ख्याल रखना है। क्या रखना है? आपको खुद का ख्याल रखना है। ख्याल रखने का मतलब केयर करना है। क्या करना है? केयर करना है। क्या करना है? केयर करना है। केयर करने का मतलब कैथोड पे हर हालत में अगर कुछ कराएंगे तो रिडक्शन कराएंगे। कैथोड पे हर हालत में अगर कुछ कराएंगे तो रिडक्शन कराएंगे। कैथोड पे रिडक्शन के अलावा कभी कुछ नहीं हो सकता है। कैथोड पे अगर होगा तो रिडक्शन होगा और कुछ नहीं होगा। कोई भी सेल ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए, किसी भी सिचुएशन में ले लीजिए, अगर कैथोड बोल रहा है तो उस पर रिडक्शन होगा, अगर कैथोड है तो उस पर रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे हर हालत में क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो
तो भैया अनोड पे क्या होगा, अनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कुछ नहीं होगा। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन है तो कहां होगा, अनोड पे होगा। तो इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान रखेंगे। कैथोड पे हर हालत में क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। कैथोड पे हर हालत में क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहां की चीज आपको समझ में आ रही है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में धीरे धीरे आ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला पूरा पार्ट समझ में आ गया। अब समझेंगे बात को दूसरे पार्ट से रिलेट करते हैं। यहां पे कुछ अनवांटेड चीजें हैं जो शायद आप नोट कर चुके होंगे, वो मैं अभी थोड़ा देर के लिए हटा रहा हूं ताकि मैं कोरिलेट कर पाऊं। अब समझेंगे बात को। यहां पर हमने यूज कर लिया है जिंक की टेंडेंसी को। जिंक की टेंडेंसी क्या थी, खुद को ऑक्सीडाइज करने की। जिंक की टेंडेंसी क्या थी, खुद को ऑक्सीडाइज करने की। अभी कॉपर के बारे में चर्चा नहीं हुआ है, अभी कॉपर के बारे में चर्चा नहीं हुआ है। तो आइए चर्चा में लाते हैं कॉपर को। तो वापस से एक डब्बा ले लेते हैं हम, इसमें एक रॉड डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा कॉपर रॉड। सॉल्यूशन किसका होगा, एक्वस CuSO4 का। बताइए इसका कलर क्या होना चाहिए, अभी बताया था, यस ब्लू कलर का। CuSO4 का सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, ब्लू कलर का। अब यहां पर बताएंगे तो टेंडेंसी क्या है, नेचुरल टेंडेंसी क्या थी, नेचुरल टेंडेंसी थी Cu2+ के रिड्यूस होने की। नेचुरल टेंडेंसी क्या थी, Cu2+ के रिड्यूस होने की। तो यहां पर जो भी Cu2+ होगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, जो भी Cu2+ होगा वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या डिपॉजिट हो जाएगा एज कॉपर। ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और डिपॉजिट हो जाएगा एज कॉपर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रॉड से क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रॉड से क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और डिपॉजिट हो रहा है। यही है नेचुरल टेंडेंसी। तो समझेंगे बात को। यहां पर हमको क्या दिखने वाला है, यहां पर हमको मिलने वाला है कॉपर 2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड बना रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। और रिडक्शन क्या होता है, कहां होता है, रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे होता है। तो इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे कैथोड, इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड। अब क्या क्या चीजें होंगी ये थोड़ा समझ लेते हैं। रॉड पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, रॉड पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, वो किसने ले लिया, किसने ले लिया, Cu2+ आयन ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, Cu2+ आयन ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो भैया इलेक्ट्रॉन तो फिक्स थे, इलेक्ट्रॉन घटा, इलेक्ट्रॉन घटा तो रॉड पे क्या चार्ज जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन घटा तो रॉड पे क्या चार्ज जनरेट होगा, वेरी गुड, प्लस चार्ज जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि रॉड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स थे, Cu2+ ने रिड्यूस होने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया, कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया तो रॉड पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ, प्लस चार्ज जनरेट हुआ। एक्सीलेंट। तो और हम लोग क्या क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन, मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज करेगा। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज इज जनरेटेड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। यहां पे समझेंगे बात को। CuSO4 दिया था आपने, मतलब इनिशियली क्या होगा, Cu2+ और SO4 2-। इन दोनों का अमाउंट बराबर होगा, इन दोनों का अमाउंट क्या होगा, बराबर होगा, राइट। अब समय के साथ धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं, Cu2+ घटता जा रहा है। क्यों, क्योंकि Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है, Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है। तो धीरे धीरे Cu क्या हो रहा है आपके पास, Cu2+ घटता जा रहा है।
Cu2 प्लस घटता जा रहा है, मतलब इसका अमाउंट समय के साथ घटता जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन से घटता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन से घटता जा रहा है। अरे भैया जब न्यूट्रल सॉल्यूशन था और उस पे पॉजिटिव चार्ज घटाओगे तो सॉल्यूशन कैसा जनरेट होगा? सॉल्यूशन जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। वही पॉइंट तो लिख रहे हैं यहां पे, सॉल्यूशन कैसा जनरेट होगा? नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहां लिख सकता हूं नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन जनरेट होगा। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन जनरेट होगा। और क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं? तीसरा कंक्लूजन देख सकते हैं हम लोग, रॉड पे कैसा चार्ज आ रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज generated at ऑन होगा थोड़ा बेहतर वर्ड, जनरेटेड ऑन मेटल या इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर आप देखें कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे हिसाब से यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं वापस आपको एक बार कोरिलेट कर लेता हूं। जिंक की नेचुरल टेंडेंसी थी ऑक्सीडाइज करने की, वो क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडाइज कैसे किया? जो मेटल था वो खुद को एक्वस सॉल्यूशन में ले गया। एक्वस सॉल्यूशन में ले गया तो सबसे पहला पॉइंट आपको देखा, जो रॉड का मास है वो घटेगा क्योंकि मेटल कहां जा रहा है? सॉल्यूशन में जा रहा है। दूसरा पॉइंट आपको क्या दिखेगा? धीरे धीरे सॉल्यूशन कैसा जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा सॉल्यूशन में। और जब ये आपका कैटायन बनकर सॉल्यूशन में जा रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन रुकने वाला है आपके मेटल पे, वो इलेक्ट्रॉन रुकने वाला है आपके मेटल पे, तो मेटल पे कैसा चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव चार्ज। मेरे हिसाब से इन चीजों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं कॉपर की कहानी एक बार दोहरा देता हूं। कॉपर की नेचुरल टेंडेंसी क्या थी? Cu2 प्लस की रिडक्शन की। तो Cu2 प्लस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा रॉड से और रिड्यूस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा रॉड से और रिड्यूस हो जाएगा। तो समय के साथ देखेंगे कॉपर रॉड का मास क्या होगा? बढ़ेगा। वही पॉइंट लिखा है, मास ऑफ कॉपर रॉड क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और क्या देखेंगे? धीरे धीरे Cu2 प्लस सोल्यूशन से घट रहा है और SO4 जितना था उतना ही है, SO4 जितना था उतना ही है, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन पे क्या चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। गुड। और जब आप रॉड की बात करेंगे तो ये तो इसके पास लिमिटेड इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया? Cu2 प्लस ले लिया रिडक्शन में, तो रॉड पे कैसा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे चार्ज जनरेशन तो हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे एक तार। क्या लेंगे? एक तार, एक बल्ब जोड़ देंगे और दोनों रॉड को मिला देंगे। अब हम क्या लिए? एक तार लिए, तार लिए और दोनों रॉड को क्या किए? मिला दिए। समझेंगे बात को? जब दोनों रॉड को मिला दिए तो क्या होगा? यहां पे एक्सेस क्या था? इलेक्ट्रॉन का था। यहां पर डिफिशियंसी किसका था? इलेक्ट्रॉन का था। यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज है। तो भैया इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करना शुरू करेगा, करेगा। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? जहां पे एक्सेस चार्ज जनरेटेड था, जहां पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेटेड था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहां से कहां शुरू हो गया? जहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था वहां तक शुरू हो गया। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करेंगे, अगर थोड़ा रंगीन बनाते हैं, सुंदर दिखेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां हो रहा है? समझेंगे बात को। जो नेगेटिव टर्मिनल था, जो नेगेटिव टर्मिनल था,
नेगेटिव टर्मिनल किस पे था? जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? अनोड पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां होगा? अनोड से कैथोड के तरफ होगा। करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? इसके विपरीत। करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो के उल्टा। तो करंट फ्लो की बात करें अगर, तो ये कहां से कहां होना है? कैथोड से अनोड की तरफ होना है। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा क्या चीजें चल रही हैं यहां पे। एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से हो रहा है? जहां पे नेगेटिव टर्मिनल जनरेट हो रहा है। नेगेटिव टर्मिनल कहां जनरेट हो रहा है? जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल पे रह गया और मेटल आयन सॉल्यूशन में चला गया, तो नेगेटिव टर्मिनल जनरेट किया। नेगेटिव टर्मिनल कहां जनरेट की हुआ? जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहां होता है? अनोड पे होता है। रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पे होता है। कैसे याद करेंगे? आपको खुद का ख्याल रखना है, केयर करना है। Ca मतलब कैथोड, Re मतलब रिडक्शन। केयर करिए, कैथोड पे रिडक्शन करिए। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है। आप अगर देखेंगे तो इसके आगे की कहानी अभी और बची है। तो आप बोलेंगे सर और क्या कहानी है? आपने करंट तो फ्लो करा दिया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करा दिया आपने। यहां पे जो बॉल था वो बॉल जलने लगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। तो कहानी अभी है। कहानी क्या है वो थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है कहानी। तो आप देखेंगे धीरे 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 जो यहां का सॉल्यूशन है उस पर क्या चार्ज जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। जो यहां का सॉल्यूशन है उस पर क्या जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो इस चीज में हम वापस आते हैं। एक बार इसको कोरिलेट करने के लिए इसके आगे की कहानी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम? एक रॉड जिसमें नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा रॉड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, सॉल्यूशन में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। करेक्ट। इन दोनों, इसको हमने एनोड बोला था, इसको हमने कैथोड बोला था। इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर हो रहा था, करंट फ्लो इधर हो रहा था। ये सारी चीजें हमने पिछले स्लाइड में देख रखी है। आप एक बार कोरिलेट कर सकते हैं। जो पिछला स्लाइड है और जो अगला स्लाइड है वो एकदम सेम है। इसमें प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है, यहां पे माइनस चार्ज है। इसमें माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है, यहां पे प्लस चार्ज है। देखें ध्यान से, इसमें रॉड पे माइनस चार्ज है और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है। इसमें रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हो रहा था, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट का फ्लो कैथोड के से एनोड की तरफ। किससे? एक्सटर्नल सर्किट से। किससे? एक्सटर्नल सर्किट से। अब समझेंगे बात को। यहां पे जनरेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या है? दूर भागने का। इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या है? दूर जाने का। ठीक है, शुरुआत में तो जाएगा, धीरे 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 ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा ना जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज जो बहुत ज्यादा जनरेट हो गया है, क्या ये इलेक्ट्रॉन को दूर जाने देगा? खुद से सोचें। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज दूर जा रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को दूर जाने देगा या उसको अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज किसी मोमेंट पे इतना जनरेट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को दूर जाने नहीं देगा। पॉजिटिव चार्ज इतना जनरेट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को दूर जाने नहीं देगा। क्लियर है? उसी तरह से इसके बारे में सोचेंगे तो भैया इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर आ रहा था, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर आ रहा था, यह चीज हमें पता है। और सॉल्यूशन में धीरे धीरे कैसा चार्ज जनरेट हो रहा था?
नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था। सॉल्यूशन में धीरे धीरे कैसा चार्ज जनरेट हो रहा था? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था। तो जब सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था और इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है, क्या दोनों सेम चार्ज का है? अब आप खुद से सोचें, एक नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, उसके पास और कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को आने देगा? नहीं आने देगा। ये क्या करेगा? दूर भगाएगा। जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो जनरेटेड आपका सॉल्यूशन का चार्ज है, वो इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा। तो एक मोमेंट तो ऐसा आएगा ना जब इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आपका ये नेगेटिव चार्ज रोक देगा। तो हो क्या रहा है यहां पर? ड्यू टू चार्जेस generated in solution, electron flow stops। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप हो जाता है तो करंट ceases to flow। करंट फ्लो होना भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। मतलब इतना मेहनत किए, करंट फ्लो कराए, थोड़ा देर बाद क्या हुआ? करंट फ्लो वापस से बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि भैया दोनों सेल में, दोनों बकेट में क्या जनरेट हो गया है? चार्ज जनरेट हो गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका भी सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तभी तो मेरा सेल कंप्लीट होगा। और इस सेल को कंप्लीट करता है एक सॉल्ट ब्रिज, इसको कंप्लीट करता है एक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज आप एक तरह से पाइप मान सकते हैं जिसमें सेमी लिक्विड स्टेट में या सेमी सॉलिड स्टेट में एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो ना इसमें रिएक्शन करेंगे ना इसमें रिएक्शन करेंगे, इसके लिए भी इनर्ट होंगे, इसके लिए भी इनर्ट होंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए इस केस में जो यूज होता है वो होता है KCl। क्या यूज होता है? KCl। समझेंगे बात को। इधर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर KCl है। KCl का मतलब K प्लस और Cl माइनस, तो धीरे धीरे Cl माइनस किधर आने लगेगा? इधर आने लगेगा। धीरे धीरे K प्लस किधर जाने लगेगा? इधर जाने लगेगा। K प्लस इधर गया, Cl माइनस इधर गया, K प्लस इधर गया, Cl माइनस इधर गया। तो समझेंगे बात को, यहां पे क्या जा रहा है? प्लस चार्ज। यहां पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो भैया प्लस चार्ज जब नेगेटिव चार्ज के पास जा रहा है तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी को बढ़ाएगा, माइनस चार्ज घटाएगा। तो यहां पे इसके वजह से ड्यू टू सॉल्ट ब्रिज माइनस चार्ज जो है वो घट जाएगा। यहां पे Cl माइनस जा रहा था पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? घट जाएगा। नेगेटिव चार्ज भी घट गया, पॉजिटिव चार्ज भी घट गया, तो फिर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को जो रोकने का टेंडेंसी था वो खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन को जो रोकने का टेंडेंसी था वो कम हो गया, वो खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो करना चालू कर देगा। इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो करना चालू कर देगा, मतलब करंट फ्लो होना फिर से शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सॉल्ट ब्रिज के प्रेजेंस से जो अंदर के इलेक्ट्रोलाइट थे, जो दोनों के लिए इनर्ट थे, उसने क्या किया? मूव करके इस सॉल्यूशन को भी न्यूट्रल बना दिया, मूव करके इस सॉल्यूशन को भी न्यूट्रल बना दिया। ये हेल्प कौन किया? सॉल्ट ब्रिज। ये हेल्प कौन किया? सॉल्ट ब्रिज। इसलिए सॉल्ट ब्रिज का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जैसा ही हमने सॉल्ट ब्रिज डाला, अब तो मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। अब तो मेरे पास आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन भी हमने नॉट न्यूट्रल बना दिया, ये सॉल्यूशन भी अब हमने न्यूट्रल बना दिया। आपके मन में एक और दुविधा आ सकती है, सर सॉल्ट ब्रिज में K प्लस है, Cl माइनस है, धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा खत्म। हम क्या करेंगे? सॉल्ट ब्रिज निकाल लेंगे, नया सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, क्या टेंशन है अपने को? कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? सेल में कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, करंट फ्लो जो होगा वो चलता रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? तो अब हमारी कहानी आके रुकती है सॉल्ट ब्रिज पे। सॉल्ट ब्रिज क्या है?
सॉल्ट ब्रिज है एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, आप देख ही रहे थे इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है जिसके अंदर अगर सॉल्यूशन होता है इन सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड स्टेट, मतलब ये जो अगर सॉल्यूशन है ये खुद तो नहीं फ्लो करेंगे लेकिन इसके अंदर जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो फ्लो करेंगे। तो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जिसमें अगर सॉल्यूशन है इन सेमी लिक्विड स्टेट और क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या है, should not react with either electrodes या solutions, दोनों में से किसी भी सॉल्यूशन से भी रिएक्ट ना करे या इलेक्ट्रोड से भी रिएक्ट ना करे, और इक्वल मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब एक तरह से स्पीड की तरह से समझ सकते हैं, एक तरह से स्पीड समझ सकते हैं, सेम स्पीड का होना चाहिए। मतलब जिस रेट से ये न्यूट्रल हो रहा है उसी रेट से ये न्यूट्रल होना चाहिए, वरना अगर ये हम काम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे किसी एक में चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाएगा, वापस प्रॉब्लम बनेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशन को सेम रेट से न्यूट्रल करेंगे, सेम रेट से न्यूट्रल करेंगे। सेम रेट से न्यूट्रल करने का मतलब जो दोनों आयन है उसकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। किस में प्रेजेंट होना चाहिए, तो अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए इन सेमी लिक्विड स्टेट। ऐसा क्यों, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लो कर पाएंगे और इफेक्टिवली ये फ्लो नहीं करेगा, तो आपका सॉल्ट ब्रिज सस्टेन करेगा और इन्वर्टेड यू शेप का होता है। ये है सॉल्ट ब्रिज की कहानी। सॉल्ट ब्रिज की कहानी, सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर अगर सॉल्यूशन होता है सेमी लिक्विड स्टेट में, मतलब वो बहुत ज्यादा फ्लो नहीं करेगा, और उसके अंदर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट दोनों में से किसी भी इलेक्ट्रोड या उसके सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोड या उसके सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा, और उन दोनों आयन की मोबिलिटी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये हमारा कंडीशन है सॉल्ट ब्रिज का। अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सबसे पहला reduces potential generated in solution, या इसी को दूसरे टर्म में लिखें तो completes the circuit and ensures flow of इलेक्ट्रॉन। एक तरह से बोल सकते हैं दोनों तरह का पोटेंशियल कम कर रहा है, या मतलब सर्किट कंप्लीट कर रहा है। सर्किट कंप्लीट करने से क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो आप आराम से करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। तीसरा होता है रिड्यूसेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे यूजेस हैं सॉल्ट ब्रिज के। तो इफेक्टिवली एक गैल्वेनिक सेल में वो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का हो सकता है। मैंने स्पेसिफिकली Zn और Cu2+ का रिएक्शन कराया है। किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये चीज होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा। कैथोड पे क्या होगा, तो उसके इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव
टर्मिनल ऑफ बैटरी उसको बोलेंगे। अनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोड पे, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बोलेंगे। कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट में क्या जनरेट होगा, कैथोड वाले सॉल्यूशन में क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि कटायन जा रहा था और रिड्यूस हो रहा था, तो कैसा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। अनोड की बात करें तो अनोड पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा सॉल्यूशन में, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि मेटल धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आ रहे थे एज कटायन। चीज क्लियर है? तो ये जो चार्ज जनरेट हो रहा था, अच्छा यहां पर हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो की, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल अनोड, पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो अनोड से कैथोड की तरफ जाएगा एक्सटर्नल सर्किट में। करंट उसका विपरीत का मतलब कैथोड से अनोड की तरफ जाएगा थ्रू एक्सटर्नल सर्किट और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो सॉल्यूशन में चार्ज जनरेट हो रहा है वो आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, रोकेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है अनोड वाले कंपार्टमेंट में वो इलेक्ट्रॉन को दूर जाने नहीं देगा, जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है कैथोड वाले कंपार्टमेंट में वो इलेक्ट्रॉन को पास आने नहीं देगा। तो दिक्कत कहां आ गई, चार्ज जनरेटेड इन सॉल्यूशन। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो रुका। उसके बाद हमने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज डाला। उसके बाद हमने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज डाला। सॉल्ट ब्रिज से क्या हुआ, दोनों सॉल्यूशन धीरे धीरे करके न्यूट्रल होने लगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने लगे, ठीक है, और करंट फ्लो वापस से शुरू हो गया। क्लियर है? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये इन जनरल एक एग्जाम्पल था गैल्वेनिक सेल का, उसकी वर्किंग हमने बताई है, कैसे सोचना है। पूरे कोर्स में जो गैल्वेनिक सेल के जितने क्वालिटेटिव सवाल हो सकते हैं वो सारे आप यहां पे बना सकते हैं। अगले क्लास में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाते हैं, डिफरेंट नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, कैसे चीजों को इफेक्ट करता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।